हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट नाम का एक मिसलिनियस टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल साथ में रखिए और आपकी नोटबुक तो है ही। ठीक है, तो लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कौन इशू करता है, कब इशू किया जा सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, राइट। उसका स्पेसिमेन देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। फिर फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज क्या क्या होती है। 3 पार्टीज होती है, राइट। ड्रॉवर, एक्सेप्टर एंड थर्ड इज पे। नाउ उसके बाद हम गए थे प्रोमिसरी नोट पे, राइट। प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन हमने देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखे थे। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस क्या क्या थे वो देखे थे। वैसा तो बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस नहीं लगता और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस लगता है, नहीं लगता है, लगता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड होता है जब वो उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, जिसको वो ऑर्डर किया गया है उसने अगर उसको एक्सेप्ट किया तभी वो वैलिड होता है, राइट। ये देखा था। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसका भी स्पेसिमेन देखा था कि वो कैसे बनता है, राइट। देन मेजर डिफरेंसेस देखे थे, राइट। आज हम देखने वाले हैं प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ डेटर एंड द क्रेडिटर। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, कंसेप्ट है कुछ, वो भी अपन कवर करेंगे आज के लेक्चर, अभी के लेक्चर में, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द अकाउंटिंग एंट्रीज। तो जैसे कि अपन ने डिफरेंस में भी देखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है, कौन इशू करता है, डेटर या क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज इशूड बाय द क्रेडिटर। अपने एग्जांपल में क्या था, ए ने सेल किया था गुड्स बी को और ए ने ऑर्डर इशू किया था बी के लिए, जो एक्सेप्ट किया था बी ने। इसका मतलब ही क्या कि बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है क्रेडिटर और उसके लिए वो क्या होती है, असेट होती है। उसको बिल्स, वो बिल्स एज ए बिल्स रिसीवेबल उसको ट्रीट करता है, तो उसके लिए पैसा आने वाला है, डेटर से पैसा आने वाला है, मतलब क्रेडिटर के लिए वो असेट हो गई, ए के लिए वो असेट हो गई। और इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट के केस में बी इशू करता है ए को एक नोट which contain an unconditional promise that he will pay the certain amount after certain period of time. तो in that case issuer जो होता है, मतलब डेटर होता है, उसके लिए promissory note क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। एंड जिसके लिए बनाया गया है, जिसके फेवर में promissory note इशू किया गया है, उसके लिए वो क्या हो गया, असेट हो गया। दैट मीन्स दो चीजें अपन इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज issued by creditor or for issuer or rather we can say that who receives the accepted bill of exchange, right. For issuer or the person who receives accepted bill of exchange, क्योंकि उसके पहले तक, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता तब तक तो वो ड्राफ्ट ही होता है, तो इसलिए एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या ट्रीट करता है उसको, असेट। दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और इशूड बाय क्रेडिटर, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस बाय डेटर, राइट।
एक्सेप्टेंस बाय डेटर, तो वो उसको क्या ट्रीट करता है, लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब ही क्या, बिल्स पेएबल, वो क्या ट्रीट करेगा उसको उसके बुक्स में, बिल्स पेएबल। डेटर करेगा बिल्स पेएबल और क्रेडिटर करेगा बिल्स रिसीवेबल, राइट। इशूड बाय क्रेडिटर, rather this arrow should be from the here, ठीक है। एक तो इशू होगा और एक्सेप्ट होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये दो केस होगी। समझ में आया, कौन बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन एसेट ट्रीट करेगा और कौन लाइबिलिटी ट्रीट करेगा, कंसेप्चुअली समझा, राइट। नाउ इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट जो इशू करता है वो होता है डेटर, इशूअर होता है डेटर। और अगेन डेटर के लिए क्या है, डेटर के लिए क्या है, दैट इज लाइबिलिटी। वो प्रॉमिस करता है, आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे होता है ना स्पेसिमेन में देखा था, तो आई प्रॉमिस टू पे करता है, तो उसके लिए प्रॉमिसरी नोट के इशूअर के लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। और जिसके इन फेवर, फेवर में जिसके इशू होता है वो, अब इसको एक्सेप्टेंस तो नहीं लगता, तो फेवर में जिसके इशू होता है दैट इज पेई, दैट इज who receives promissory note। प्रॉमिसरी नोट वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, जिसको प्रॉमिसरी नोट मिलता है डेटर से, वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है। और वो क्या ट्रीट करता है अपने बुक्स में, असेट, मतलब ये क्या, बिल्स रिसीवेबल। समझा, बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअली समझो, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो कि किसके बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ये अगर क्लियर है तो आपको एंट्रीज भी फटाफट आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को ड्रॉ करना है ये, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्चुअली इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now let's come to the entries। अपने बुक के पेज के दो कॉलम्स कर लो, मतलब एक साइड अपन लिखेंगे डेटर के बुक्स में कैसी एंट्री होगी और सेम ट्रांजैक्शन की क्रेडिटर के बुक में कैसी एंट्री होगी, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ओके। अपने अपना एक एग्जाम्पल का एक डायग्राम बना लेते क्या, मतलब एंट्रीज के पहले, दैट विल बी इजी। ए ने इशू किया था, ए ने सेल किया था गुड्स बी को, राइट, सेल, ए इशूज बिल ऑफ एक्सचेंज, वेट बढ़ाई लिखती हूँ, इशू बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये हो गया। और बी ने उसको एक्सेप्ट किया था, देन इन दैट केस एंड बी ने इशू किया था प्रॉमिसरी नोट, इशू प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो अभी अपने को एंट्रीज देखनी है ए के बुक्स में और बी के बुक्स में, ठीक है, समझा ना।
सॉरी नहीं हुआ था क्या, सॉरी, पॉज करके लिख लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, डन। यहाँ से ठीक है, नाउ दो कॉलम बना लीजिए बुक के। लेफ्ट साइड हेडिंग दीजिए, द पर्सन who receives accepted bill of exchange or receives promissory note, ठीक है। और सेकेंड कॉलम क्या आएगा, द पर्सन who accepts bill of exchange or issue promissory note, और इशू प्रॉमिसरी नोट। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से दैट इज इन द बुक्स ऑफ ए, राइट। ए ने ए को मिला था एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इन द बुक्स ऑफ ए, और दैट इज यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बी। B is a creditor, right? मैं ये इसलिए A और B ले रही हूँ ताकि आपको बाद में एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसलिए डेटर, ठीक है। सॉरी, A is the debtor, A is the creditor and B is the debtor. B A creditor है B के लिए और B डेटर है A के लिए, सॉरी, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया तो किसके बुक्स में क्या एंट्री है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो पॉज करके जूम कर लो और फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एंट्रीज। फर्स्ट, A sell goods to B। स्लोली जाएंगे, भले ही टाइम लगा तो चलेगा, बट ये एंट्रीज अगर क्लियर हो गई तो आगे के सम आप फटाफट कर सकोगे, ठीक है। नाउ A सेल गुड्स टू B, इन द बुक्स ऑफ A क्या होगा, A ने सेल किया तो B's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो बहुत बेसिक एंट्री हो गई, राइट। और B के बुक्स में क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट। अब ये तो बहुत बेसिक एंट्री है, राइट। डेटर को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया, और उधर परचेज को डेबिट किया एंड क्रेडिटर को क्रेडिट किया, राइट। नाउ सेकेंड, A issues bill of exchange, ठीक है, और B issues promissory note। दोनों के केस में एक ही एंट्री होगी। क्या होगी, A के लिए तो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा, असेट हो जाएगी उसकी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अपन ने देखा था क्रेडिटर ने क्या ट्रीट किया था, उसको असेट ट्रीट किया था। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, क्योंकि बी का अकाउंट अभी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो उसने क्या बिल्स रिसीवेबल बिल इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, तो वो बी जो उसका डेटर था वो असेट अभी कहाँ कन्वर्ट हो गई, बिल्स रिसीवेबल में।
इसलिए बी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंट्री समझी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट नाउ। एंड इन द बुक्स ऑफ बी ने एक तो एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट इशू किया है, मतलब उसकी लाइबिलिटी आ गई है। तो अभी पहले जो ए के नाम से लाइबिलिटी उसने खड़ी की थी क्रेडिटर बना के ए को, वो क्लोज डाउन करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी खत्म करनी है, मतलब उसको लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, राइट? गोल्डन प्रिंसिपल के हिसाब से क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज एंड इनकम। सो उसको अपन लाइबिलिटी को क्लोज डाउन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके या प्रॉमिसरी नोट इश्यू करके बी ने एक नई लाइबिलिटी खुद के लिए क्रिएट की है, दैट इज बिल्स पेएबल। तो यहाँ वो क्या बना लेगा? एक नया अकाउंट बना लेगा, दैट इज टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर, राइट? लिख लीजिए, मैं दो एंट्रीज समझाती हूँ, आप क्या करो, पॉज करके लिख लो एंड देन आप आगे का सुनो। ठीक है, मैं रुकूंगी नहीं हमेशा, आप पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना, फिर नेक्स्ट आगे की दो एंट्रीज के लिए एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, नाउ थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है? बी ने अभी अपन ने जो एंट्री की उसमें क्या हुआ था कि बी ने खुद का एक्सेप्टेंस भेजा था, राइट? बी ने खुद का एक्सेप्टेंस भेजा था ए को बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। अभी क्या कर रहा है बी? खुद एक्सेप्ट करने के बजाय उसकी जो असेट है, मतलब उसको जिससे पैसा आने वाला है, सपोज उसको आने वाला है जेड से पैसा, बी को पैसा आने वाला है जेड से और बी को देना किसको है? ए को। तो वो क्या बोलेगा जेड को कि तू डायरेक्टली मुझे देने के बजाय ए को दे दे। तो वो उससे एक्सेप्टेंस करवाएगा, उसकी जेड को वो बोलेगा कि तू बिल ऑफ एक्सचेंज जो ए ने इशू किया है वो तू एक्सेप्ट कर ले। तो इन दैट केस बी हैज एंडोर्स्ड हिज लाइबिलिटी, मतलब ट्रांसफर किया है उसने। तो थर्ड सिचुएशन क्या है? बी एंडोर्स्ड bill and sends acceptance of, मतलब Z ने एक्सेप्ट करके वो बिल A के पास आ गया एंड सेंड एक्सेप्टेंस ऑफ Z सपोज। ठीक है, Z को किया। तो इन दैट केस B के लिए ए के बुक्स में तो कुछ भी नहीं आएगा, ए को तो बी से पैसे बिल्स रिसीवेबल आना था, ए के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल खड़ा हो चुका था और बी नाम का जो उसका डेटर था, उसने जो असेट क्रिएट की थी वो उसने ऑलरेडी इशू करते वक्त ही रिवर्स कर दी थी, तो उसके बुक में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट इन द बुक्स ऑफ बी के केस में बी को जो पैसा ए को देना था, मतलब ए उसके लिए क्रेडिटर था, वो उसने कैसे सेटल किया? जेड से, मतलब जेड उसका असेट था, जेड से उसको पैसा आना था, जेड उसका डेटर था। तो जेड को बोला कि तू बी को डायरेक्टली ए को डायरेक्टली दे दे। तो उसने जेड का डेटर, उसकी असेट खत्म की, असेट खत्म की मतलब क्या किया? उसको क्रेडिट कर दिया टू जेड्स अकाउंट एंड he has also settled his liability towards A, that therefore A's account has been debited, A's account debit to Z's account। क्लियर है? मतलब इसके बुक्स में इन केस ऑफ एंडोर्समेंट बाय बी, अगर उसने दूसरों का एक्सेप्टेंस लिया तो उसके लिए बिल्स पेएबल खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसके लिए 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसा देना ही नहीं है, वो आज सेटलमेंट कर चुका है। जेड को बोला तू ए को दे दे, तो एज अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट, उसकी लाइबिलिटी क्लियर हो गई और असेट भी सेटल होगी, राइट? नाउ फोर्थ एंट्री। नाउ अभी क्या हो रहा है? ए को बिल मिल गया, बिल रिसीवेबल हो गया, अभी ए को देना है सी को पैसा। ये
ट्रांजैक्शन हो गया, ए को एक्सेप्टेंस मिल गया बी का या जेड का, जिस किसी का भी मिला हो, इन दिस केस है नो एंट्री, राइट, क्योंकि इसका ए का और जेड का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ओरिजिनली आप देखने जाओ तो बी और जेड का ट्रांजैक्शन है, ए और जेड का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो इसलिए ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं। नाउ इन केस वेयर ए transfer his asset bills receivable to C to clear his liability। अब C क्रेडिटर है A के बुक्स में, ठीक है, तो अगर उसको C को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट करने के बजाय उसने उसको बिल्स रिसीवेबल, उसकी जो असेट है वो ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा, A endorsed बिल टू C। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट होके मिलता है इशूअर को, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो खुद के पास रखेगा, ही विल होल्ड दैट बिल टिल मैच्योरिटी। सेकेंड ऑप्शन, ही विल एंडोर्स दैट बिल टू क्लियर हिज लाइबिलिटी, मतलब जो अभी अपन देख रहे हैं, जो उसने सी को एंडोर्स किया टू क्लियर हिज ओन लाइबिलिटी, ठीक है, ही विल एंडोर्स दैट बिल टू क्लियर हिज ओन लाइबिलिटी। और थर्ड ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग करना, बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करना। बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करना मतलब क्या, कि वो बिल रिसीवेबल में पीरियड मेंशन है कि 3 महीने बाद ए को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसमें से, ठीक है, ए विल रिसीव 1 लाख रुपीज आफ्टर 3 months, ओके, बट immediately A wants some money, he wants some fund, so he go to the bank and ask bank to discount his bill, that is bank will pay immediately 90,000 instead of that 1 lakh rupees, okay, और 10,000 जो रहेगा वो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल के काट लेगी, और बैंक आफ्टर 3 months बैंक will collect money from B, that is bank will collect whole amount of bill of exchange, that is rupees 1 lakh from B after 3 months, but immediately as on date bank will pay to A for discounting 90,000। इसका मतलब A को आज ही पैसा मिल जाएगा, भले ही कम मिलेगा बट आज ही फंड्स मिल जाएंगे 90,000 के, अगर इन केस इफ A goes for bill discounting towards बैंक, ठीक है, तो उसके पास कौन से 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी, सेकेंड बिल एंडोर्स टू क्लियर हिज लाइबिलिटी, मतलब एंडोर्स करना मतलब ही किसी और को ट्रांसफर करना, एंड थर्ड इज बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, ठीक है। तो ये तीनों केस में एंट्रीज क्या होंगी, और ये तीनों केस में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑनर पे क्या एंट्रीज होंगी और डिसऑनर पे क्या होगी, वो भी अपन देखेंगे। अभी तो बेसिकली वो देख ले जहाँ ये तीनों, अगर तीनों में से कोई सिचुएशन हुई तो बुक्स में एंट्रीज कैसे होंगी, राइट। नाउ A endorsed bill to C, C कौन है, क्रेडिटर ऑफ A, उसकी लाइबिलिटी क्लियर करने के लिए उसने एंडोर्स किया है, ठीक है, और Z कौन था, डेटर ऑफ B, तो इन दैट केस A endorsed bill, तो क्रेडिटर सी उसको सेटल करने के लिए सी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसने अपनी असेट दी है, कैश देने के बजाय उसने उसकी असेट दी है, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इन सच अ केस आफ्टर 3 months सी विल रिसीव द मनी फ्रॉम बी नॉट ए, ओके, क्योंकि ए के बुक्स में तो अकाउंट्स भी नहीं, बिल्स रिसीवेबल नाम की कोई एसेट खड़ी भी नहीं है जो उसको 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, वो तो अभी रिवर्स हो गई, तो सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्लियर। नाउ इन सच अ केस बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी और सी का क्या है रिलेशन, बी को सी को देना है 3 महीने बाद, बट अभी तो कोई रिलेशन नहीं, और उसको तो ए को देना क्या और सी को देना क्या, उसके लिए तो लाइबिलिटी कोई चेंज नहीं हुई और उसका और सी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो इन दैट केस हियर नो एंट्री, ओके, क्लियर, सिंपल है, नोट डाउन कर लो।
गया, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन नोट डाउन कर लो. देन फिफ्थ पॉइंट, अभी थर्ड सिचुएशन क्या थी, एंडोर्समेंट की, राइट. सॉरी, एंडोर्समेंट की तो अभी अपन ने देख ली. थर्ड सिचुएशन इज फॉर डिस्काउंटिंग. ठीक है. थर्ड फिफ्थ एंट्री, A has discounted bill with बैंक. ये तो अपन स्पेसिमेन के लिए एंट्रीज ले रहे हैं. अगर जब अपन इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना तो आपको और एंट्रीज क्लियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. बट स्पेसिमेन के लिए एग्जैक्टली होता क्या है कि कौन से केस में क्या होता है, सारे केसेस कवर होने चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बनवा रही हूँ ये चार्ट कॉलम से. ठीक है. ए हैज़ डिस्काउंटेड बिल विद अ बैंक. तो ए को तो तुरंत आज पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट. बट उसको कम पैसा मिलेगा. वो जो मैंने बोला था 1 लाख के जगह बैंक आज इमीडिएटली उसको 90,000 देगी, तो 10,000 का तो उसका लॉस हो गया, क्योंकि 3 महीने बाद तो उसको 1 लाख रुपीज़ पूरे मिलने वाले थे, आज उसको 90,000 मिले, 10,000 का लॉस हो गया. दैट लॉस मीन्स डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, उसने कौन सी एसेट दी उसकी बैंक को, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट. ये हो गया. अब ए ने बैंक में जाके बिल डिस्काउंटिंग करा भी लिया. ये बात बी को हो सकता है पता हो या ना हो. बी को तो 3 महीने बाद पैसा देना है, जो बिल लेके आएगा उसके पास उसको वो पैसा दे देगा. तो बी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डिस्काउंटिंग करवाए, एंडोर्स करवाए या कुछ भी करवाए, उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी. ठीक है. उसने ए की एंट्री अपनी बिल्स पेएबल की लायबिलिटी क्रिएट करके कर ली, खत्म. अभी उसके लिए कोई नई एंट्री नहीं होगी. नाउ सिक्स्थ केस. ठीक है. ये क्लियर है, सिंपल. ये हो गई इशू के टाइम पे, इशू या उसके बाद जो होगी वो. नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे दो हो सकता है. एक तो वो बिल ऑनर होगा, मतलब बी पैसा दे देगा, जो कोई भी उसके सामने इशू करे, बिल प्रेजेंट करेगा. और दूसरा है डिसऑनर, मतलब कि बी पैसा नहीं देगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इफ बी डज नॉट पे द मनी, it becomes an invalid instrument. Okay, तो in that case in both the circumstances entries are different. तो अपन वो देखते हैं. Now if a hold bill till maturity, मतलब उसने ना एंडोर्स किया ना बिल डिस्काउंटिंग करवाया, तो ए होल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी and bill honor, ठीक है. तो in such a case A will receive the money from B, तो उसको क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यू कैन से कैश, कंफ्यूजन ना ये हो रही एंट्री में, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ही उसको पैसा मिला है ना, तो बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. और बी ने पेमेंट किया है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. क्लियर. वेरी सिंपल एंट्री, सिंपल. ए ने होल्ड किया मैच्योरिटी तक, ए को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पैसा मिल गया, बिल ऑनर हो गया, ट्रांजैक्शन क्लोज, खत्म. ठीक है. नाउ सिचुएशन क्या, नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल के, पॉज करके. ठीक है. देन सेवेंथ सिचुएशन क्या है कि ए ने एंडोर्स कर दिया था बिल. ठीक है.
क्या किया था, अभी अपन ने फर्स्ट सिचुएशन देख लिया कि ए ने होल्ड किया था बिल। अभी क्या है, ए ने एंडोर्स कर दिया था बिल और अपनी कोई लाइबिलिटी सेटल कर ली थी उससे, और अभी बिल ऑनर हो गया। ठीक है, ए ने किसको किया था एंडोर्स, सी को। अपने एग्जांपल में नाउ सिक्स्थ सेवेंथ आई गेस सेवेंथ है राइट, ए हैज endorsed bill to C and bill honored on maturity, right? maturity पे bill honor हो गया. In that case A has already settled his liability towards C and strike off his asset bills receivable by settling the liability towards C. So in that case here no entry, उसका ट्रांजैक्शन तो तभी खत्म हो गया राइट, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आई. बट इन द केस ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, उसको तो पेमेंट करना है अभी भी, तो उसकी लाइबिलिटी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट राइट. उसने पेमेंट कर दिया, किसको किया मालूम नहीं, उसने वो बिल पेएबल के अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया, इसलिए बिल पेएबल की लाइबिलिटी हो गई सेटल, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट इज कैश और बैंक हैज गया है, उसने पेमेंट किया है तो क्रेडिट हो गया कैश और बैंक. नाउ एथ सिचुएशन, ए हैज डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक, A has discounted bill with bank and bill honored on maturity. maturity पे बैंक वालों ने B से कलेक्ट भी कर लिया. Then in such a case also A के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो पैसा 3 महीने पहले ही मिल गया, जो पीरियड मतलब पहले ही मिल गया, उसने प्री मैच्योर सेटलमेंट करवा लिया बैंक के साथ, तो ए के बुक्स में तो कुछ उसको कुछ नहीं मिलेगा. इन केस ऑफ बी ही विल सेटल हिज लायबिलिटी बाय पेइंग द अमाउंट टू बैंक और एनीवन whomsoever present the bill. So bills payable account debit to cash और बैंक अकाउंट राइट. एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, ए ने वो बिल के साथ कुछ भी किया हो, मतलब अगर उसने मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो या फिर एंडोर्स किया हो या फिर डिस्काउंटिंग करवा लिया हो, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर बी ने उसको ऑनर कर दिया, वो बिल का पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन एंट्री विल बी सेम इन ऑल द सिचुएशन. देख लीजिए एक बार आपके बुक में, मेरे पास तो पहला वाला सिचुएशन नहीं है, तो एंट्री विल बी सेम इन ऑल द सिचुएशन. ठीक है, नोट डाउन कर लो, कंसेप्चुअली समझो. नाउ अब क्या होगा, अब डिसऑनर, ये हो गया सिंपल सिंपल, ऑनर हो गया, मतलब बी ने पैसा देना था, बी ने पैसा दे दिया. अब क्या हो गया कि बी पैसा दे ही नहीं सकता एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसके पास नहीं है फंड्स, does not have a sufficient fund to clear his liability towards bills payable. ठीक है, in such a situation what will be the journal entries? Let's see. Okay, समझ रहा है ना, स्लो जा रहे हैं अपन, बट आपको समझ रहा है ना, सारा केसेस समझना जरूरी है राइट. What will be the entries? ठीक है, क्या वही वापस 3 सिचुएशन, ए ने होल्ड किया या ए ने एंडोर्स किया या ए ने डिस्काउंटिंग किया, तीनों सिचुएशन में क्या क्या एंट्रीज होंगी वो देख लेंगे. ए होल्ड द बिल, ए होल्ड बिल टिल मैच्योरिटी, ए होल्ड बिल टिल मैच्योरिटी एंड बिल डिसऑनर on maturity. मैच्योरिटी पे बिल
डिसऑनर हो गया. In such a situation, A has not received any amount toward his asset, that is bills receivable. तो वो asset तो वो मैंने बोला डिसऑनर अगर हो गया तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड हो जाता है. तो इन दैट केस अभी वो बिल्स रिसीवेबल का कोई वैल्यू ही नहीं रहा ए के बुक्स में भी. तो बिल्स रिसीवेबल असेट था, उसको ख़त्म करना है. तो उसको तो टू बिल्स रिसीवेबल एसेट को अपन ने स्ट्राइक ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. डेबिट किसको करेंगे, डेबिट मतलब असेट क्रिएट करना है फिर से. तो अभी पैसा आना किससे बाकी है, बी से ही आना बाकी है ना. बी ने पैसा दिया थोड़ी ना अभी तक. तो अपन फिर से बी नाम का डेटर अपने, तो ए फिर से बी नाम का डेटर अपने बुक्स में खड़ा कर देगा. तो ये आ जाएगा बीज अकाउंट डेबिट. आपने ऑब्जर्व किया ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है. बिल रिसीवेबल डिसऑनर होने पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है. इन दैट केस एंट्री विल बी रिवर्स, ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ इन द बुक्स ऑफ बी, बिल कैंसिल हो गया, इनवैलिड हो गया, वो भी अपनी लाइबिलिटी रिवर्स कर देगा. लाइबिलिटी रिवर्स कर देगा मतलब बिल्स पेएबल को डेबिट कर देगा. और क्रेडिट किसको करेगा, उसको तो पैसा अभी भी देना है. किसको, ए को. उसने अपनी लाइबिलिटी ओरिजिनली सेटल नहीं किए, बस वो बिल ऑफ एक्सचेंज इनवैलिड हो गया, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट, बिल पेएबल डेबिट हो गया. बट लाइबिलिटी तो अभी भी है उसकी ए के तरफ, तो टू एज अकाउंट. ओके, सिंपल, वेरी मच सिंपल. नाउ सेकेंड सिचुएशन, A has endorsed bill to C. A ने एंडोर्स किया था C को, एंड बिल dishonored at maturity. ठीक है, मतलब ए ने सी को बोला था 3 महीने बाद बी से पैसा ले ले. ए ने क्या बोला था सी को, 3 महीने बाद तू बी से पैसा ले ले, ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करके. बट बी ने तो पैसा दिया ही नहीं, तो अभी सी किससे कलेक्ट करेगा, ए से, क्योंकि उसको तो पहले ही ए से पैसा आना था. तो सी के नाम की लाइबिलिटी वापस खड़ी हो जाएगी टू सीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, क्योंकि ए को तो अभी भी पैसा देना बाकी है. सी को पैसा आना किससे बाकी है, बीज अकाउंट डेबिट. इस केस में बिल्स रिसीवेबल आएगा नहीं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जब ए ने सी को एंडोर्स किया तभी बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट स्ट्राइक ऑफ हो गई. सो इन सच ए केस सी अगेन क्रेडिटर बन गया ए के बुक्स में, और बी अगेन डेटर बन गया ए के बुक्स में. समझा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है. इन सच केस बी's account debit and to C's account would be the entry passed by the A. Now in case of B के लिए तो C को एंडोर्स किया, इसका कोई मतलब ही नहीं था. अपन ने देखा था उसके बुक में कोई एंट्री नहीं की थी, तो उसके लिए तो बिल पेएबल ही रिवर्स होगा, और ए के नाम से फिर से क्रेडिटर उसका खड़ा हो जाएगा. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. ठीक है, आप अभी ऑब्जर्व करोगे ऑनर होने पे भी तीनों केस में बी के बुक्स में सेम एंट्रीज हुई थी, और डिसऑनर होने के केस में भी बी के बुक्स में तीनों सिचुएशन में सेम एंट्रीज होंगी. राइट, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. नाउ थर्ड सिचुएशन, ए ने डिस्काउंटिंग करवा लिया था. राइट, तो डिस्काउंटिंग करवा लिया था तो उसने तो बैंक से पहले ही पैसा ले लिया था बिल के मैच्योर्ड होने से पहले. तो अभी ए
ए को तो पैसा देना पड़ेगा बैंक को वापस, क्योंकि बैंक को पैसा मिला ही नहीं है इससे, बी से। ए ने क्या बोला था बैंक को कि तुम 3 महीने बाद बी से पैसा ले लो, अभी मुझे दे दो। अभी भले ही कम लिया था, इमीडिएटली उसको भले ही कम मिले थे, बट मिल गए थे कुछ। और बैंक 3 महीने बाद या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बी से कलेक्ट करने वाली थी, बट बी ने एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट किया ही नहीं, राइट? डिसऑनर कर दिया बिल को। तो बैंक किससे कलेक्ट करेगी? बैंक तो ए से करेगी। दैट्स व्हाई 11th entry, A has discounted bill with bank and it dishonored एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो डिसऑनर हो चुका, ठीक है। तो अभी ए को किसको पैसा देना है? बैंक को देना है। तो टू बैंक हो गया, ए के बैंक, ए को पैसा देना है टू बैंक अकाउंट, और आना किससे है? अभी भी बी से आना बाकी है। तो इन दैट केस बी नाम के उसके बुक्स में डेटर खड़ा हो जाएगा और एंट्री रहेगी बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? इन दिस केस एक चीज याद रखना, बैंक ने भले ही एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग 90,000 दिए थे ए को, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ए को पूरे 1 लाख रुपीज मतलब फुल अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर रखना। बैंक ने 10,000 अपने चार्जेस काटे थे 3 महीने के लिए, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बैंक इज लायबल टू रिसीव whole amount of bill of exchange. Okay? In this situation B को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एंडोर्स करे, डिस्काउंटिंग करे या खुद ही रखे। तो इन दिस सिचुएशन बिल पेएबल रिवर्स, वही एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। देखा, एंट्री सेम है। एक चीज और मैंने बोला था, इन केस ऑफ जब अपन डिफरेंसेस देख रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के केस में, अपन डिफरेंसेस में एक पॉइंट लिखा था कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। इस केस में ड्रॉवर कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज का? ए। अब उसकी लाइबिलिटी आ गई कब आई? जब बी ने एंडोर्स कर दिया। मतलब कंडीशन क्या थी? बी ने एंडोर्स करने, बी ने डिसऑनर कर दिया। सॉरी कब लाइबिलिटी ए की क्रिएट हुई? जब बी ने बिल डिसऑनर कर दिया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये हो गई कंडीशन। और सेकेंडरी लाइबिलिटी क्यों आई? क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी तो बी की थी, उसने एंडोर्स किया, तो एंडोर्सी इससे कलेक्ट करने वाला था, इसने नहीं दिया, प्राइमरी लाइबिलिटी उसने नहीं क्लियर की, इसलिए ए के पास वापस लाइबिलिटी है। इन केस ऑफ बैंक ऑल्सो प्राइमरी लाइबिलिटी बैंक इससे ही कलेक्ट करने वाली थी, बट बैंक बी ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, इसलिए सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है? ए की, इशूअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मीनिंग समझा वो डिफरेंस का, कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। कंडीशन और कंडीशन होनी चाहिए वैसी और सेकेंडरी होनी चाहिए। ये हो गए अपने एंट्रीज सारे। नाउ एक चीज और होती है, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो इन दैट केस नोटिंग होती है उसकी। बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंसेस में नोटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नोटिंग मतलब क्या होता है? एक ऑफिसर होता है, पब्लिक ऑफिसर, जिसके पास जाके नोटरी करवाना पड़ता है कि ये बिल हमने प्रेजेंट प्रॉपरली वैलिडली प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए, बट एक्सेप्टर ने उसका पेमेंट नहीं किया। इन दैट केस दैट ऑफिसर अगेन गो टू द एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट दैट बिल। इफ that acceptor does not pay at that time also, then that bill after that, मतलब जब वो नोटरी ऑफिसर बिल प्रेजेंट करेगा और उसको भी पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके जब वो प्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्टर के सामने,
तब भी अगर एक्सेप्टर वो बिल को ऑनर नहीं कर रहा है, इन दैट केस दैट बिल बिकम्स कैंसल, दैट बिल विल बी कैंसल्ड बाय द नोटरी ऑफिसर। और वो नोटरी ऑफिसर ये सब करने के लिए कुछ चार्जेस लगाता है, राइट। अब ये चार्जेस किससे रिकवर होनी चाहिए? प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ अ नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज टू द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, मतलब जिसका ओरिजिनल लाइबिलिटी है बिल ऑनर करने का, उसका ही लाइबिलिटी रहेगा नोटिंग चार्जेस के पेमेंट करने का भी। मतलब द पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिंग चार्जेस ऑल्सो, ठीक है। तो इन दैट केस तीनों केसेस में एंट्रीज कैसी रहेंगी नोटिंग चार्जेस के लिए, वो देखते हैं, ठीक है। 12 A has hold the bill till maturity, ठीक है, and dishonor noting charges incurred। नोटिंग चार्जेस तभी होते हैं इनकर्ड जब डिसऑनर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नोटिंग चार्जेस इनकर्ड हो रहे हैं, मतलब ही बिल डिसऑनर भी हो गया, राइट। नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, राइट। तो इन सच केस यू हैव टू पास द एंट्री दैट अभी तो उसका पेमेंट ये कर देगा ए इशूअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट एट द एंड वो लाइबिलिटी किसकी रहेगी? एक्सेप्टर की। तो इन सच ए सिचुएशन बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वो कैंसिल करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल, और टू बैंक अकाउंट, मतलब अभी बैंक अकाउंट अभी ए ने पेमेंट कर दिया है नोटिंग चार्जेस का, बट वो रिकवर करेगा टोटल अमाउंट बिल्स रिसीवेबल का भी, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो अमाउंट है वो भी, और जो उसने नोटरी के लिए नोटिंग के लिए पेमेंट किया है वो भी, फॉर नोटिंग, ठीक है। दोनों वो रिकवर करेगा बी से, ठीक है। और ए बी के बुक्स में बी को अभी ओरिजिनल बिल का भी पैसा देना है और नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है, तो इसका तो लाइबिलिटी बढ़ गया। तो इन दैट केस ही विल पास एंट्री एज बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, मतलब बिल का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा आ गया एक्स्ट्रा का, इसने डिसऑनर किया ना, इसलिए इसका खर्चा आ गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा पैसा उसको किसको देना है? एज अकाउंट, उसने ए के नाम के क्रेडिटर खड़ा करके लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, समझा? लिख लीजिए, बाद में ये नोटिंग चार्जेस पीएनएल को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो तो नॉर्मल है। हो गया? पॉज करके लिख लीजिए। नाउ लास्ट टू सिचुएशंस, इसके बाहर आपको कोई एंट्री नहीं आएगी। ये जो मैं आपको 14 एंट्रीज बता रही हूँ, इसके बाहर ये चैप्टर में कोई एंट्री नहीं रहेगी, इसलिए ये कंसेप्चुअली समझो, बस समझना है बोल के नहीं, कंसेप्चुअली समझो ताकि सम सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ लास्ट टू सिचुएशंस, A has endorsed to C, okay, and noting charges incurred, right? And noting charges incurred. A has endorsed to C and
A has endorsed bill to C and noting charges incurred. तो जिसके पास बिल रहेगा वो पेमेंट करेगा नोटिंग चार्जेस का. अभी किसके पास है? सी के पास है. तो सी ये पैसा ए से रिकवर करेगा. तो इन दैट केस A will recover the amount from B and C will recover the amount from A. That's why B's account debit to C's account. अभी A को C को वो ओरिजिनल बिल का भी अमाउंट देना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ अमाउंट में क्या रहेगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस जो सी ने पे किए हैं बी के बिहाफ पे. वो दोनों वो पूरा अमाउंट सी रिकवर करेगा ए से और ए रिकवर करेगा बी से. आपको सर्कल समझ रहा है ना? ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है किसके साथ? ठीक है. नाउ इन केस ऑफ बी वो तो वही करेगा. उसके लिए तो एंडोर्स करो कुछ भी करो उसके लिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है. तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट वो रिवर्स कर देगा. बिल इनवैलिड हो गया इसलिए नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे उसके बुक में. ठीक है. टू कौन? एज अकाउंट. उसको पूरा पैसा किसको देना है? ए को देना है. इसलिए एज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नाउ लास्ट A has discounted bill and noting charges incurred. राइट. अभी बैंक ने प्रेजेंट किया था बिल बी को कि पेमेंट कर दो. बी ने पेमेंट नहीं किया तो अभी नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगी उसके कि बिल उनके क्योंकि बिल उनके पास था ना. मैंने क्या बोला? नोटिंग चार्जेस कौन इनकर्ड करता है? जिनके पास बिल होता है. इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बैंक होल्ड करती है. तो इन दैट केस बैंक विल पे एंड बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हूम? ए एंड ए विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हूम? बी. समझा? तो इन दैट केस B's account debit to बैंक अकाउंट. इसको बैंक को देना पड़ेगा. ये भी केस में सेम. बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. राइट. ये हो गया उसका इन द बुक्स ऑफ ए. नाउ इन द बुक्स ऑफ बी के लिए तो मैंने जैसे पहले भी बोला उसको डिस्काउंटिंग कराओ एंडोर्स कराओ या होल्ड करे ए कुछ भी करे बी के लिए एंट्रीज चेंज नहीं होगी. तो बीस अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस उसको इंकर्ड करने पड़ेंगे. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. पूरा पैसा उसको किसको देना है? ए को. इसलिए ए को क्रेडिट कर दिया टू एज अकाउंट. नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. एक सेकेंड. हाँ पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. हो गया. ये हो गए आपके सारे बेसिक्स जर्नल एंट्रीज. इसके ये अगर आपको समझ गए तो आप सारे इल्यूस्ट्रेशंस इजीली सॉल्व कर सकोगे. वैसे तो अपन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे इल्यूस्ट्रेशंस लेक्चर में सॉल्व करा के ही बताने वाली हूँ मैं आपको. स्टिल आपको कंसेप्चुअली समझना ये चीज़ बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये कोर पार्ट है ये पूरे टॉपिक का. ठीक है ना. अब कुछ छोटे छोटे 4-5 टर्म्स है वो देख लेते हैं. इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लाया है ना सबने तो वो खोलिए और उसमें 1 सेकेंड
उसमें 1.5 पॉइंट है, मतलब अभी पेज नंबर तो नहीं, एंट्रीज के बाद 1.5 नंबर का पॉइंट है, दैट इज टर्म ऑफ अ बिल, वो निकालिए। ठीक है, तब तक मैं ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने लाने बोला था, आई होप आप सबके पास है, और अगर किसी के पास नहीं है तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से इतना चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अभी तो सारे मॉड्यूल्स ऑनलाइन ही है, तो नो प्रॉब्लम, चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो, तो उतना पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, एक कंसेप्ट है टर्म ऑफ अ बिल। टर्म ऑफ अ बिल मतलब क्या कि पीरियड क्या है बिल का। ठीक है, दो चीजें थी, मैंने आपको बोला था, टर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी द ड्यूरेशन ऑफ अ बिल। ठीक है, दो चीजें थी। ठीक है, एक तो बिल आफ्टर साइट होगा या बिल आफ्टर डेट होगा। जो अपन ने स्पेसिमेन देखे थे उसमें था कि 90 डेज आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर साइट, तो मैंने तब भी वो चीज़ एक्सप्लेन की थी आपको। तो वो जो टर्म है वो डिपेंड्स ऑन कि बिल कैसे ड्रॉ किया है, मतलब बिल आफ्टर डेट ड्रॉ किया गया है या बिल आफ्टर साइट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो टर्म ऑफ बिल को अपन एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ अ बिल, राइट। नॉर्मली टर्म ऑफ अ बिल जो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है उसमें 90 डेज का होता है मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन एवरीबडीज ट्रेड प्रैक्टिस, इट डिफर्स, बट नॉर्मल पीरियड, यूजुअल पीरियड क्या है, 90 डेज का है। ठीक है, व्हेन द बिल ड्रॉन आफ्टर साइट, तो टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बोल रही हूँ मैं अभी आपको। व्हेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, the term of a bill begins to run from the date of signing, that is when the bill is accepted, ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, and when a bill is drawn after date, the term of a bill begins to run from the date of drawing of bill। ठीक है, अपने बुक में एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप अपन लिख लेते हैं, मतलब आपको रिवीजन के लिए। ओके, हेडिंग दो, टर्म ऑफ बिल। ठीक है, टर्म ऑफ बिल, अगर बिल आफ्टर डेट है, आई एम सॉरी, बिल आफ्टर डेट है, टर्म begins from डेट ऑफ बिल, राइट। जो राइट हैंड साइड में है स्पेसिमेन में मैंने आपको डेट बताया था, वो डेट से टर्म बिगिन होगा, डेट ऑफ बिल। एंड इफ द बिल इज आफ्टर साइट, तो ये ध्यान से देखना, बिल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, उसके हिसाब से टर्म का कैलकुलेशन चेंज होगा। टर्म ऑफ अ बिल इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ बिल, ऐसा लिख दो यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ बिल। ठीक है, आफ्टर साइट अगर है तो टर्म कब से चालू होगा, टर्म बिगिंस फ्रॉम डेट ऑफ साइटिंग। साइटिंग मतलब क्या कि एक्सेप्टेंस, जब वो एक्सेप्ट किया, जिसको वो ऑर्डर इशू किया था उसने वो एक्सेप्ट किया, उसका मतलब साइटिंग। फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो, सिंपल। नेक्स्ट, पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, एक्सपायरी और अ ड्यू डेट ऑफ अ बिल, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ अ बिल टर्मिनेट इज कॉल्ड द एक्सपायरी डेट, है वहां पे लिख लो आपके लिए। द डेट ऑन विच टर्म टर्मिनेट्स, मतलब टर्म जहाँ खत्म होता है बिल का,
वहाँ से वहाँ वो जो डेट होती है उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। टर्म क्या होता है, टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है वो देख लिया। अभी टर्म जहाँ एक्सपायर होता है, मतलब पीरियड जहाँ ख़त्म हो जाता है, वो डेट को क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट और अ ड्यू डेट ऑफ अ बिल। लिख लिया। नाउ डेज ऑफ ग्रेस। एवरी इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा है वहाँ पे, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल otherwise than on demand is entitled to 3 days of grace। जिसके पास नहीं है मॉड्यूल वो लिख लो, और जिसके पास है वो भी लिखो। डेज ऑफ ग्रेस मीन्स व्हाट, 3 days of grace for the instrument not being demand instrument। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जो ऑन डिमांड पेएबल नहीं है वो सब इंस्ट्रूमेंट में 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं। और वो 3 ग्रेस डेज ऐड होने के बाद वो किस में ऐड होते हैं, एक्सपायरी डेट के बाद या ड्यू डेट के बाद वो 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं। और उसके बाद जो डेट आती है उसे कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट the bill actually becomes payable। Okay, the bill becomes not payable at the due date or expiry date, the bill actually becomes payable at the time of date of maturity। ठीक है, तो date of maturity क्या है आपके लिए, date of maturity is due date plus 3 grace days। बट ये किसके लिए है, इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है वो तो जब डिमांड करेंगे तब आपको पेएबल ही तब आपको पे करने ही पड़ेंगे। बट जो इंस्ट्रूमेंट डिमांड पे नहीं होते, दैट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में हर एक के केस में ड्यू डेट प्लस 3 ग्रेस डेज दैट इज मैच्योरिटी डेट, और वो मैच्योरिटी डेट पे ही पेएबल होगा। तो मैच्योरिटी डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट इज इक्वल्स टू ड्यू और एक्सपायरी डेट प्लस 3 ग्रेस डेज, राइट। बट ये किसके लिए, फॉर इंस्ट्रूमेंट other than demand instrument, for instrument other than demand instrument। ठीक है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नहीं तो फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट के लिए तो मैच्योरिटी डेट और प्रेजेंटमेंट की डेट सेम ही होती है, राइट। लिख लीजिए, हो गया। तो वहाँ मॉड्यूल में क्या लिखा है, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल में the date which comes after adding 3 days to the expiry date of a bill is called the maturity date, that is date of maturity। The maturity of a promissory note or a bill of exchange is the date at which it falls due, and every promissory note or a bill of exchange gets matured on the 3rd day after the day on which it is expressed to be payable, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। एक्सेप्ट क्या है, मैंने बोला डिमांड इंस्ट्रूमेंट, तो अगर वो डिमांड पे है या एट साइट है और ऑन प्रेजेंटमेंट है, मतलब बिल इशू करते वक्त ही उसमें कंडीशन डाली है कि ये डिमांड पे करेंगे, ये साइट पे जब देखेंगे मतलब जब प्रेजेंट करेंगे तब पेमेंट होगा। अगर ऐसा कंडीशन है बिल में, मतलब ऐसा मेंशन है बिल में, तो उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं किए जाते। 3 ग्रेस डेज किस में ऐड किए जाते हैं, जिसमें पीरियड मेंशन हो। ठीक है, हो गया। तो वो क्या लिखा है वहाँ पे, इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। नाउ बिल एट साइट। बिल एट साइट, व्हाट इज बिल एट साइट? बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। ओके, वो जो आफ्टर साइट है वो चीज़ अलग है और बिल एट साइट अलग है। बिल एट साइट मतलब वो जिसमें पीरियड मेंशन नहीं होता है। क्लियर कर लो बहुत अच्छी से, जो इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनते हैं 90 डेज आफ्टर साइट, उसमें पीरियड मेंशन है, वो इसमें कवर नहीं होते।
बिल एट साइट मतलब जिसमें पीरियड मेंशन ही नहीं होता है, मतलब जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तब वो पेएबल हो जाएगा। जब भी bearer of that instrument present the bill, then it becomes payable. That instrument are called bill at sight. तो bill at sight means the instrument in which no time for payment is mentioned. जिसके पास नहीं है वो नोट डाउन कर लो, मतलब है उनके पास भी कर लो, सॉरी, everyone should note down. Bill at sight means the instrument in which no time for payment is mentioned. The check is always payable on demand, right? The promissory note or a bill of exchange is payable on demand. कब payable on demand होते हैं? When no time for payment is mentioned. अगर bill of exchange और promissory note में time mention नहीं किया गया है तो वो demand instrument बन जाते हैं। और when it is expressed to be payable on demand or a sight or a presentment, मैंने बोला प्रेजेंट किया तब या डिमांड किया तब या एट साइट है तब, वो मतलब इन शॉर्ट जो इंस्ट्रूमेंट में पीरियड मेंशन नहीं है वो सारे बिल कैसे होंगे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे हो जाएंगे, बिल एट साइट, तो वो डिमांड पे पेमेंट होंगे। इन दैट केस 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करने हैं मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए, ये चीज़ अच्छी से ध्यान रखो, ठीक है। नोट्स में क्या लिखा है, एट साइट and presentment means on demand. An instrument payable on demand may be presented for payment at any time. The instrument which are payable at demand can be presented at any time, right? Days of grace is not to be added to calculate maturity for such a type of bills. मतलब bill at sight जो भी रहेंगे उसमें grace days add नहीं करना है। और एक चीज़, bill at sight और आफ्टर साइट जो मेंशन होता है बिल में, दोनों में डिफरेंस है, क्लियर समझ लो। बिल एट साइट मतलब कौन से बिल्स जिसमें पीरियड मेंशन नहीं है पेमेंट का, और आफ्टर साइट मतलब जिसका टर्म शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ठीक है, दोनों चीजें अलग है। नाउ बिल आफ्टर डेट, लास्ट पॉइंट, बिल आफ्टर डेट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच the time for payment is mentioned, correct? जो सारे अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे थे वो सारे टाइम इंस्ट्रूमेंट थे। The promissory note or a bill of exchange is a time instrument when it is expressed to be payable at a specific period, at a specified period, or on a specific day, or after sight, or on the happening of an event which is certain to happen. 4 कंडीशन। आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड मतलब स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद पेमेंट होगा, ऐसे अगर बिल में मेंशन है, या आफ्टर ऑन अ स्पेसिफिक डे, अगर वो डे ही मेंशन है कि ये डेट पे पेमेंट होगा तो वो भी बिल आफ्टर डेट हो जाएगा, मतलब जिसमें पीरियड मेंशन है। आफ्टर साइट मतलब 90 डेज आफ्टर साइट, पीरियड तो मेंशन है तो वो भी बिल आफ्टर डेट में आ जाएगा। और ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, मतलब ऐसी कोई इवेंट है जो कंफर्म है होने वाली है और वो इवेंट होने पर पेमेंट होगा, ऐसा अगर बिल है तो दैट बिल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बिल आफ्टर डेट। और ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट 3 ग्रेस डेज आर एडेड टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट। ओके फाइन, अपने हिसाब से मतलब आपको जैसे समझ में आता है वैसे नोट बना लीजिए, वरना इसमें भी है ही वैसा ना। नोट्स में क्या लिखा है उसमें, द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। अभी हाँ, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर साइट में का मतलब मैंने बोला था कि टर्म वहाँ से शुरू होगा जब वो बिल एक्सेप्ट होगा। अब इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, तो अगर प्रोमिसरी नोट आफ्टर साइट चालू हुआ तो आफ्टर साइट है, प्रोमिसरी नोट में ऐसा मेंशन है 90 डेज आफ्टर साइट आई प्रोमिस टू पे, अगर ऐसा है तो उसका टर्म अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका टर्म अपन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जब वो इशूअर ने पेई को प्रेजेंट किया कि मैंने आपके फेवर में ये प्रोमिसरी नोट इशू किया है, वो डेट से उसका टर्म चालू होगा अगर उसमें लिखा है आफ्टर साइट तो, ठीक है।
एंड इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जब भी वो बिल एक्सेप्ट होगा from the person to whom the order is made, the term will begin from that date of acceptance. Okay. A check cannot be a time instrument. चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट में आता है. एक बात बहुत अच्छी से समझ लो, भले ही चेक 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है या फिर चेक पोस्ट डेटेड होते हैं, बहुत सारे मतलब पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं, 3 महीने के लिए वैलिड होता है, उसका पीरियड फिक्स होता है, सब सही है. बट चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता. क्यों रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि आपको जो चेक मिला है, आप वो 3 महीने के पीरियड में जब कभी भी आप बैंक को प्रेजेंट करोगे, आपको उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा. तो वो क्या हो गया? डिमांड इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता. और 3 ग्रेस डेज भी अपने चेक के केस में नहीं होता है, आपको पता है. और एज पर रूल्स ग्रेस डेज तो हर टाइम इंस्ट्रूमेंट में ऐड होते हैं. दैट्स व्हाई चेक कैन नेवर एवर बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. इट इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अगर वो 3 महीने तक भी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो स्टिल चेक बन जाता है और वो इनवैलिड हो जाता है. उसके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं मिलता है, वो चेक इनवैलिड हो जाता है. राइट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, उसका एक कॉलम है आपके मॉड्यूल में, आप अगर देख रहे होंगे तो द ड्यू डेट ऑफ ईच बिल इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. एक साइड में केस लिखा हुआ है और एक साइड में ड्यू डेट लिखा हुआ है. व्हेन द बिल इज मेड पेएबल, ये सब अपन देख चुके हैं बट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं उसमें क्या लिखा है. व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट अगर खुद ही मेंशन है बिल में तो ड्यू डेट क्या रहेगी? ड्यू डेट, नॉट मैच्योरिटी डेट. ड्यू डेट. वो सारे केसेस के जो ड्यू डेट्स है उसमें 3 डेज ऐड करने के बाद ही वो मैच्योरिटी डेट होगी और मैच्योरिटी डेट पे ही एक्चुअल बिल पेएबल होगा. अपन अभी ड्यू डेट की बात कर रहे हैं. बहुत माइनर डिफरेंस है ये टर्मिनोलॉजी में, ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट. बट ध्यान रखो, सम सॉल्व करते वक्त भी और MCQ सॉल्व करते वक्त भी, कि आपको ड्यू डेट पूछा है या मैच्योरिटी डेट पूछा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? ड्यू डेट. नाउ फर्स्ट केस, व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, द स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट. सिंपल. नाउ व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट, मतलब क्या था? एग्जाम्पल में अपन ने देखा था स्पेसिमेन में 3 months आफ्टर डेट. 3 months आफ्टर डेट मतलब क्या? एग्जैक्टली फ्रॉम द डेट ऑफ बिल 3 month के बाद जो वही डेट पे वो बिल पेएबल होगा. अब सपोज लेट्स टेक एग्जाम्पल. वैसे तो अपन इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे पीरियड कैलकुलेट करने के, क्योंकि वो आता है एग्जाम में. राइट. सपोज 31 जनवरी था डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और ये 3 months आफ्टर डेट था. बिल क्या था? 3 months आफ्टर डेट इशू किया था. नाउ इन दैट केस 3 months कब होते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल. अब अप्रैल में तो 31 नहीं होता है. अगर अप्रैल में 31 होता है तो एग्जैक्टली वही डेट पे होना चाहिए. अगर 2 months रहता था तो 31 मई इज द ड्यू डेट फॉर दैट बिल. बट यहाँ 3 months है. अब 3 months है तो अप्रैल में तो 31 डेज होते ही नहीं है. लास्ट डेट क्या है? 30th. तो फिर वो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 30th अप्रैल. राइट. राइट. 30th अप्रैल. बट नाउ अगर यहाँ पे लिखा है 90 days आफ्टर डेट, ठीक है, 90 days आफ्टर डेट लिखा है, तो इन दैट केस सपोज फरवरी के 28 days, मार्च के 31 days, अप्रैल के 30 days, कितने हो रहे हैं? 30, 30, 60, 16, 20, 80,
29 प्लस मई का एक दिन, राइट। ये कैलकुलेट अब हुए पूरे 90 डेज। तो इन सच अ केस ड्यू डेट विल बी 1 मई, राइट। समझा? यहाँ पूरे डेज कैलकुलेट होंगे और यहाँ मंथ्स बोला है, तो 3 मंथ, 3 महीने कब खत्म होते? 3 महीने, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कब खत्म होता है? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल विल बी द ड्यू डेट। एंड इन दिस केस पर्टिकुलर 1 डे, मतलब डे वाइज कैलकुलेशन होगा। अगर वो डेज यहाँ मेंशन है डेज, तो यहाँ मेंशन है मंथ्स, तो इसलिए ऐसा कैलकुलेशन। क्लियर है? बहुत इजी है। अब ये केस में और एक अगर सपोज ये ड्यू डेट जो आ रही है ये पब्लिक हॉलीडेज आ जाए, ये पब्लिक हॉलीडेज आ जाए, तो इन दैट केस प्रीसीडिंग डे मतलब इनके यहाँ पे हो जाएगा 29 अप्रैल, राइट। और ये हो जाएगा 30 अप्रैल। जो भी ड्यू डेट रहेगी उसका, वो अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो उसका प्रीसीडिंग बिजनेस डे हो जाएगा। अगर इन केस 29 अप्रैल भी कोई पब्लिक हॉलीडे है तो इन सच केस ड्यू डेट विल बी 20 अप्रैल। जब तक बिजनेस डे आते नहीं है तब तक पीछे पीछे लेना है इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। हाँ, रिमेंबर पब्लिक हॉलीडेज के केस में प्रीसीडिंग होता है, और अगर इन केस इमरजेंसी हॉलीडे आ गया और ड्यू अनफॉर्सिन हॉलीडे आ गया, फिक्स नहीं था पहले से, तो नेक्स्ट बिजनेस डे, द नेक्स्ट फॉलोइंग डे विल बी द ड्यू डेट। समझा? इन सच अ केस हियर इट बिकम्स 1 मई अगर इमरजेंसी है तो, और अगर ये कब होगा? पब्लिक हॉलीडे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मई कब? अगर इमरजेंसी है तो। और ये कब? अगर पब्लिक हॉलीडे है तो। ठीक है? अगर किसी को नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल है बहुत, कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कर लीजिए। आई प्रेफर कि नोट डाउन कर लीजिए, समझ जाएगा बाद में कभी अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो। ठीक है? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। समझ गया? उसके नीचे बस एक नोट लिखा है, द टर्म ऑफ अ बिल आफ्टर साइट commences from the date of acceptance of a bill। देख लिया हमने वैसा। whereas the term of a bill after date commences from the date of drawing of a bill। now noting charges, ये पॉइंट अपन देख चुके हैं, राइट। पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है उन्होंने। इट इज नेसेसरी दैट द फेस ऑफ डिसऑनर it is necessary that the fact of dishonor and the cause of a dishonor should be established if the acceptor can prove that। सुनो ध्यान से, पढ़ो भी वहां पे। if the acceptor can prove that bill was not properly presented to him for payment, he may escape the liability। नोटिंग चार्जेस की लाइबिलिटी किसकी थी? मैंने बोला बी की, मतलब जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ है उसी की थी। बट अगर वो ये चीज़ प्रूफ कर दे कि बिल प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ ही नहीं है पेमेंट के लिए, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी नोटिंग चार्जेस के लिए, राइट। therefore if there is a dishonor or a fear of dishonor, the bill will be given to the public official known as a notary public। बोला था मैंने, notary public को दिया जाता है। these officials present the bill for payment and if the money is received they will hand over the money to original party। अगर वो ऑफिशियल ने प्रेजेंट किया और अगर उसको पैसा मिल गया तो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। but if the bill is dishonored, they will note the fact of dishonor with the reason and give the bill back to the client। of course वो invalid bill है, but they will give bill back to the client, and for this service they charge a small fees। this fees is known as noting charges। the amount of noting charges is recoverable from the party
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। बोला था मैंने पहले कि क्या amount of the noting charges is recoverable from the party who is responsible for the dishonor। हो गया। then next renewal of bill और retirement of bill। क्या होता है renewal of a bill? sometimes the acceptor is unable to pay the amount and he himself moves that he should be given extension of a time। मैं समझा देती हूँ नॉर्मल वर्ड्स में, आप पढ़ लेना। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? सपोज इन अवर एग्जाम्पल ए ने बिल इशू किया था बी के, ए ने बिल इशू किया था बी को, ए ने ऑर्डर इशू किया था बी को। एट द मैच्योरिटी का डेट पास में आते ही बी को ऐसे समझ आया कि ही इज नॉट एबल टू पे that bill, that is he is not able to clear that liability, so he goes towards A। okay, और उसने A को बोला कि मुझे कुछ पीरियड बढ़ा के दो, जैसे पहले अपना 3 महीने का था या 90 डेज का था, जो भी पीरियड का था उसमें मुझे और 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए। अब इफ़ यू विश यू कैन चार्ज इंटरेस्ट फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड, बट प्लीज गिव मी सम एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। ए ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, अगर इंटरेस्ट देने को रेडी है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, इंटरेस्ट कभी भी एक्सटेंडेड पीरियड पे ही कैलकुलेट होता है, तो एक्सटेंडेड पीरियड में के लिए इंटरेस्ट देने को रेडी है, तो ए ने भी एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़। नाउ इन सच अ केस ये रिन्यूअल हो गया उनके बिल का, तो ओरिजिनल बिल कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल बिल की वैसे ही एंट्रीज होगी जैसे डिसऑनर की होती है, ठीक है। एंड न्यू बिल इशू किया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी उनका सेटलमेंट होगा कि अभी इमीडिएटली इंटरेस्ट का अमाउंट दे देंगे, सिर्फ ओरिजिनल बिल ही का ही नया, ओरिजिनल बिल अमाउंट का ही नया बिल अमाउंट बनेगा, या फिर विद इंटरेस्ट का बनेगा, जो भी जैसा भी ट्रांजैक्शन होगा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वैसा वो नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, बट ओरिजिनल बिल कैंसिल हो जाएगा और उसके डिसऑनर के जैसे एंट्री पास करनी पड़ेगी दोनों के बुक्स में ना। और रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? अब सपोज ए ने ऑर्डर इशू किया था या बिल इशू किया था बी के लिए, बी को ऑर्डर इशू किया था, 3 महीने का था वो, ठीक है। अब 2 महीने में ही बी के पास सफिशिएंट फंड आ गया कि बी अपनी लाइबिलिटी क्लियर कर सके, ठीक है। नाउ ही गोज टूवर्ड्स ए एंड आस्क ए टू गिव सम डिस्काउंट फॉर प्री मैच्योर पेमेंट। वो 3 महीने बाद देने वाला था, वो 2 महीने बाद ही दे रहा है, मतलब 1 महीने पहले इन पैसा मिल जा रहा है ए को। तो बी ने बोला ए को तुम थोड़ा डिस्काउंट दो, मैं 1 महीने पहले दे रहा हूँ। नाउ इन दैट केस ए एक्सेप्ट्स टू गिव द डिस्काउंट एंड एक्सेप्ट टू रिसीव द मनी, ठीक है। वो केस में वो जो डिस्काउंट वाला पार्ट रहेगा वो बी का इनकम हो जाएगा क्योंकि उसको पूरा पैसा देना था, बट प्री मैच्योर पेमेंट के वजह से उसको कम पैसा देना पड़ा, तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो डिस्काउंट बी का इनकम हो जाएगा और ए का एक्सपेंस हो जाएगा, समझा? तो ए के बुक्स में वो डिस्काउंट एक्सपेंस बोल के ट्रीट होगा और बी के बुक्स में वो डिस्काउंट इनकम बोल के ट्रीट होगा। नाउ एक बार पढ़ लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। समटाइम्स द रिन्यूअल ऑफ बिल 1.13 पॉइंट, समटाइम्स द एक्सेप्टर इज अनेबल टू पे द अमाउंट एंड ही हिमसेल्फ moves that he should be given extension of a time and in consideration agrees to bear interest for the extended time period, right, calculated from the date of renewal till the date of expected settlement. In such a case a new bill will be drawn and the old bill will be cancelled, okay. If this happens, entries should be passed for cancellation of old bill. दिस इज डन एग्जैक्टली एज ऑलरेडी एक्सप्लेन फॉर डिसऑनर। मैंने बोला जैसा डिसऑनर के एंट्री है वैसे ही कैंसिलेशन के एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। व्हेन द न्यू बिल इज रिसीव्ड एंड एंट्रीज फॉर द रिसिप्ट ऑफ द बिल विल बी रिपीटेड, द अमाउंट ऑफ न्यू बिल मे रिप्रेजेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग। जैसा उनका म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसाइड होगा वैसा क्या हो सकता है। वेयर द ड्रॉवी पेज नोटिंग total amount of the original bill as well as interest for the extended time period, and where the drawee pays the interest amount at the time of renewal,
अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल, सिर्फ ओरिजिनल बिल का ही अमाउंट रहेगा अगर इंटरेस्ट उसने इमीडिएटली पे कर दिया तो। और वेयर द ड्रॉवी मेक्स पार्ट पेमेंट ऑफ द ओरिजिनल बिल और इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द और बोथ, then in such a case the part of total of amount of original bill as well as interest for the extended time period on unpaid amount। ठीक है, ये जब अपन एग्जांपल्स में देखेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, इलस्ट्रेशंस में है ऐसे एग्जांपल्स। ओके, नाउ रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रीबेट, दैट मैंने जो डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया था उसकी जगह रीबेट है, राइट। वी हैव सीन दैट renewal of a bill of exchange is made when a person does not have a sufficient fund to pay for the bill of exchange on the due date and he requires a further period of credit। renewal कब होता है? जब उसके पास sufficient fund नहीं है। and many a times instances do arise where the acceptor has spare funds much before the maturity date of bill of exchange accepted by him। in such a circumstances he approaches the payee of bill of exchange and ask him whether the payee is prepared to accept the cash before due date। in such a case the acceptor gets a certain rebate or interest or discount for premature payment, right। the rebate becomes the income of the acceptor and expense of the payee, right। देखा आपने, it is consideration of a premature payment। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन में अपन जैसे एंट्री सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि इसके बुक्स में क्या है, पर बहुत सिंपल है, अभी भी क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल है और आपको समझाया भी है मैंने और बुक में भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। तो आज अपने सारे बेसिक टर्म्स ख़त्म हो गया, अपन ने जर्नल एंट्रीज देख ली, उसके बाद जो बचे हुए छोटे छोटे टर्म्स थे वो सब क्लियर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से अपन इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर से कंपल्सरीली इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल साथ में रखना, क्योंकि अभी मैं तो उसके सम देखूंगी तो उसमें का पढ़ के बताऊंगी, तो सम आपके पास होना चाहिए, भले ही अपन सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, बट सम के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार बेसिक टर्म्स और आज के जर्नल एंट्रीज जो भी अपन ने पढ़े एक बार आप बुक में से देख लीजिए, मतलब अपन ने हर चीज़ नोट डाउन की है, हर चीज़ का नोट्स बनाया है, तो आप एक बार रिवाइज करके ही नेक्स्ट लेक्चर देखिए, ऐसा मेरा एडवाइस है। ठीक है, आई होप आज के सारे टर्म्स एंड जर्नल एंट्रीज आपको बहुत क्लियरली समझे हैं, और अगर इन केस कोई डाउट है छोटा मोटा तो वो मैं श्योर हूँ आपको कि वो इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर बचते हैं तो अपन उस पर और वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और प्लीज़ अगले लेक्चर में एक तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल साथ में रखना, और दूसरी चीज़ अभी आज के दोनों लेक्चर्स, अभी तक के दोनों लेक्चर्स का जो अपन ने नोट डाउन किया है आपके बुक में वो पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि अगले लेक्चर से अपन इलस्ट्रेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के इलस्ट्रेशंस अपन साथ में सॉल्व करेंगे, तो आपको सारे कंसेप्ट्स जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।